सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं अजहर जावेद और हम एक नया व्लॉग लेके आ रहे हैं आपके लिए। और इसके लिए मेरे साथ होंगे माहिर बैनुल अक़वामी अमूर अहमद हसन अरबी। और हम डिस्कस करेंगे जो आलमी सतह पर पेश आने वाले वाक़यात हैं जो गुजर गए हैं, जहाँ आने वाले जो पॉलिसीज हैं इंटरनेशनल लेवल पे, और खास तौर पे आलमी मीडिया की जो हेडलाइंस है, जो प्रोपेगेंडा है, उस हवाले से। तो अहमद, स्टार्ट करते हैं हम आज का इस प्रोग्राम का। वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आज़ाद साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है हम अपने हमसाया मुल्क चलते हैं, अफगानिस्तान। जी। आजकल काफी इशू भी बना हुआ है। एक वक्त था कि पाकिस्तान पे इल्जाम लगता है कि शायद सारा अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान कंट्रोल कर रहा था, लेकिन गुज़िश्ता चंद माह से पेश आने वाले वाकयात के बाद अगर हम देखें तो ये तो पाकिस्तान के लिए ही मसला बन गया। बताएंगे है क्या ये सिलसिला, क्यों हुआ, किस तरह हुआ और आजकल क्या सूरत हाल है? देखिए, इसमें अफगानिस्तान में इस वक्त जो पाकिस्तान की जो इश्यूज चल रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, वो काफ़ी क्लियर हैं। इसमें किसी कंफ्यूजन की, किसी अ, उबहम की गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आप बेहतर जानते हैं कि पिछले 20 साल से एक दहशतगर्दी की लहर है जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और फिर उसके बाद अब उसको उसके असली नाम यानी फितना अल खवारिज से पुकारा जाता है। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पिछले 20 साल से एक एग्जिस्टेंशियल वॉर लॉन्च की हुई है। पाकिस्तान अपनी बका की जंग इनके खिलाफ लड़ रहा है। पहले तो ये कहा जाता था कि ये एफपैक डॉक्ट्रिन के तहत जब अमेरिका ने अफगानिस्तान का इन्वेजन किया, फिर अमेरिका और इंडिया की प्रॉक्सीज ने मिलके पाकिस्तान के ऊपर ये जंग लॉन्च की, एफपैक, और उसके बाद कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन था। और फिर उसके बाद जब अमेरिका का इनखला हुआ यहाँ से, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि ये अफगानिस्तान के अंदर अब जो हुकूमत आएगी, क्योंकि उससे पहले जो अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत बनाना चाहते थे यानी अफगान तालिबान, जिनकी अब इंटरिम अफगान गवर्नमेंट है, वो दुनिया के हर बड़े प्लेटफॉर्म पे हर किस्म की गारंटीज दे चुके थे कि जब अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर जाएगा तो हम यहाँ से जितनी दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको खत्म करेंगे। लेकिन जब इन्होंने इक्तदार संभाला, जब अमेरिका का इनखला हुआ, तो उसके बाद भी जो दहशतगर्दी थी वो कुछ अरसे के लिए थमी, और उसके बाद दोबारा से इंडिया ने और फिर जो पाकिस्तान के खिलाफ आलमी ताकतें हैं, उन्होंने अफगानिस्तान की सॉइल को दोबारा से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ। और पाकिस्तान की इसमें वन पॉइंट एजेंडा और वन पॉइंट डिमांड है अफगान गवर्नमेंट से, कि उन्होंने जो दोहा अग्रीमेंट और दीगर अग्रीमेंट्स में जो वादे किए थे, जो मुआहदे किए थे कि वो अपनी ज़मीन को दहशतगर्दी के में इस्तेमाल नहीं होने देंगे, उनको पूरा करें। और ये जो आलमी यानी इंटरनेशनल बैंड टेररिस्ट आउटफिट है फितना अल खवारिज, इनके हाइड आउट्स और इनके कैंप्स को अपने मुल्क से ख़त्म करें। ये सिंपल वन पॉइंट एजेंडा है, वन पॉइंट डिमांड है। और इसको काफी अरसे से कंसिस्टेंटली पाकिस्तान अफगान गवर्नमेंट के साथ, अफगान गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, हुकूमती सतह पे, रियासती सतह पे उनको ये अपने खदशात का इजहार करता रहा है। और फिर इवेंचुअली दुनिया का असूल है, एक कानून है, कि जब आप सारे डिप्लोमेटिक ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लें फिर भी आपके खिलाफ जंग ना रुके, तो पाकिस्तान वाज लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन कि सिवाय इसके कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर मौजूद टीटीपी के, फितना अल खवारिज के हाइड आउट्स को टारगेट करे, और पाकिस्तान ने वही किया। लेकिन इसकी तो एक बड़ी वजह यह भी बनी कि पाकिस्तान फौज के बहुत सारे जवान और जो ऑफिसर्स हैं उन पे हमले हुए और वो शहीद हुए। तो बिल्कुल। क्या ये सारा मसला जो है, जो इस वक्त अफगान हुकूमत है, उसको एक बड़ी सपोर्ट रही है पाकिस्तान की तरफ से? और जो अफगानिस्तान ने अपनी बका की जंग लड़ी, उसमें पाकिस्तान उनके साथ खड़ा रहा, ना सिर्फ खड़ा रहा बल्कि पाकिस्तान का बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ। बहुत हजारों की तादाद में लोग शहीद हुए। तो इस सारे अमल में आप क्या समझते हैं कि अफगानिस्तान की हुकूमत के अंदर कौन से ऐसे अनासिर हैं जो कि एक पुराने दोस्त, एक पुराने एलाई पाकिस्तान के खिलाफ इन होने वाली कार्रवाइयों पे चुप है, या कोई रद्द अमल नहीं दे रहे? देखिए, इसमें साहब, जो डिप्लोमेसी में या फॉरेन पॉलिसी में या दो मुल्कों के दरमियान जो वो कहते हैं इन डिप्लोमेसी, इन इंटरनेशनल रिलेशन, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और फोर्स। आपके इंटरेस्ट होते हैं जो कन्वर्ज होते हैं। डिप्लोमेसी में कहा जाता है देयर आर नो फ्री लंचेस, यू डोंट गेट व्हाट यू डिजर्व, यू गेट व्हाट यू नेगोशिएट। अगर अभी की जो अफगान प्रॉब्लम है होना, अगर जब अमेरिका का इनखला हुआ था तो सिंपल पॉलिसी थी पाकिस्तान के सामने
वो पॉलिसी ये थी कि हमने अफगान गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लेना है और हमने टीटीपी के, और उस वक्त उसको टीटीपी कहते थे, और बीएलए के जो हार्ड कोर दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद है उन्हें अफगान गवर्नमेंट की मदद से इरेडिकेट करना। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि उस वक्त जो हुकूमत थी पाकिस्तान के अंदर, मैं तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की तरफ इशारा कर रहा हूं, इन्होंने इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट पॉलिसी बनाई। इन्होंने कहा कि हमने वो जो टीटीपी के दहशतगर्द हैं उनसे मुज़ाकरात करने हैं और उनको वापस ला के पाकिस्तान में आबाद करना है। यहां से बेसिकली आपकी ट्रबल और आपकी एक पॉलिसी मेकिंग के अंदर फैक्चुअल, जिसको आप कह सकते हैं कि एक कंफ्यूजन जनरेट हुई, जिसका खुमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। ये क्लियर कट पॉलिसी थी पाकिस्तान का। जो नेशनल एक्शन प्लान था जनरल राहील के दौर में जो बना था एपीएस के अटैक के बाद, उस पर पाकिस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी का, हर पॉलिटिकल एंटिटी का कंसेंसस था, और वो कंसेंसस इस बात पे था कि हमने टीटीपी से मुज़ाकरात नहीं करने, हमने इन दहशतगर्दों को उसी तरह ट्रीट करना है जिस तरह दुनिया के बाकी ममालिक ट्रीट करते हैं। लेकिन इमरान खान के बारे में आपको पता है कि इनको शुरू से एक, इनके दिमाग के अंदर एक खन्नास है कि इन्होंने टीटीपी के साथ मुज़ाकरा, ये एपीएस के अटैक से चंद हफ्ते पहले इमरान खान की स्टेटमेंट थी कि इन टीटीपी के जो ये हमारे भाई हैं इनको सीने से लगाना चाहिए। तो यही खन्नास जो पिछले 20 साल से इमरान खान के दिमाग में था, उसी के नतीजे में इन्होंने ये पॉलिसी बनाई कि अब हम इनको अफगानिस्तान के अंदर तबाह नहीं करेंगे, इनको हम वापस लेके आएंगे पाकिस्तान के अंदर। ये बुनियाद है उस कंफ्यूजन की जो पाकिस्तान ने, जो डिप्लोमेटिक, जो फॉरेन पॉलिसी टर्म्स के अंदर अपनी टर्फ लूज की थी, उसके पीछे ये गवर्नमेंट थी, और उसका खुमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। उसी वक्त अगर टीटीपी के हाइड आउट्स को अफगानिस्तान के अंदर खत्म कर दिया जाता तो शायद पाकिस्तान में अब दोबारा दहशतगर्दी ना होती, लेकिन उसके ऑपोजिट किया गया। टीटीपी के लोगों को लाके पाकिस्तान में आबाद किया गया। आज ये कहते हैं, ये पीटीए की सारी क़यादत कहती है कि जी इमरान खान के बयान है कि जी मुझे अफगान गवर्नमेंट ने कहा कि आप दहशतगर्दों को ले जाओ, तो मैं क्या करता, मैं दहशतगर्दों को ले आया। यानी इससे ज्यादा इलॉजिकल बात आप सुन नहीं सकते कि अगर तुम्हें कोई अफगान मुंह उठा के कह रहे कि तुम 20,000 या 50,000 कट थ्रोट टेररिस्ट को, जिन्होंने बच्चों को कत्ल और ज़िबा किया है, उनको उठा के पाकिस्तान में वापस ले आओ, तो तुम चुप करके ले आओगे। तो ये बेसिकली वो प्रॉब्लम थी जिसका आज जो पाकिस्तान के जो बच्चों का खून बह रहा है, जो हम जाने शहीद हो रहे हैं, जिनका आपने जिक्र भी किया, एक आदमी जो उसका रिस्पॉन्सिबल है वो इस वक्त अडयाला जेल में बैठा हुआ है। और बाकी जो भी है ये कहते हैं कि जी मेरे इख्तियार नहीं था, मेरा ये नहीं था, मेरे पास राइट नहीं था। ये पाकिस्तान के वजीर आजम थे, और जिस वक्त से ये कह रहे हैं कि टीटीपी को इक्तदार में लेके आना है, वो यानी तकरीबन 2002-2004 से ये बंदा ये कह रहा है कि टीटीपी जो है उसको आप उससे मुज़ाकरात करेंगे, उसको आप उसके खिलाफ आप ऑपरेशन नहीं करेंगे, इसका सॉफ्ट कॉर्नर है। और टीटीपी की स्टेटमेंट्स ये अखबारों में छपी हैं कि उन्होंने इमरान खान को अपना स्पोक्स पर्सन भी। क्या इसके पीछे कोई आलमी सतह पे दबाव भी हो सकता है इमरान खान पे कि उन्होंने जो ये फैसला किया? जाहिर बात है, बातें तो अब बहुत आ रही हैं कि जब वो इक़्तिदार में थे तो कुछ इंटरनेशनल पावर्स या जो बासर हल्के हैं उन पे उनका असर व रसूख था। तो क्या आप समझते हैं इस सारी मामलात के पीछे कोई आलमी ताकतें भी थीं जिन्होंने कहा कि आप इनको ले जाएं और इसके बाद इनको फैसिलिटेट करें? क्योंकि अपने तौर पे इतना बड़ा फैसला करना कोई मुश्किल चीज लगती है। तो इस बारे में आपकी क्या अजब, बिल्कुल बात है? आप यू आर एब्सोल्युटली राइट। इमरान खान का अगर आप दौरे हुकूमत देखें 2018 ऑनवर्ड्स, इमरान खान ने हर वो पॉलिसी टो की है जो अमेरिका के मुफाद में थी, जो इंडिया के मुफाद में थी। आपको याद होगा कि इमरान खान पाकिस्तान का शायद वो वाहिद वजीर आजम है जिसके दौर में कानून साजी की गई इंडिया के एजेंट कलभूषण यादव को रिलीफ देने के लिए। और ये जो टीटीपी और फितना अल खवारिज हैं, ये सारे के सारे इंडियन एसेट्स हैं, ये सारे के सारे पाकिस्तान के जो भी मुखालिफ, जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके एसेट्स हैं। और सिर्फ टीटीपी की बात नहीं है, जब अमेरिका का इनखला हो रहा था तो तमाम वो दहशतगर्द, तमाम वो एलिमेंट्स जो अफगानिस्तान के अंदर बैठ के पाकिस्तान में पिछले 10-15 साल दहशतगर्दी करते रहे थे, और अफगान तालिबान उनके खिलाफ थे, और उनको ये डर था कि अफगान तालिबान उनको भी मार देंगे, तो उन सारे एलिमेंट्स को पाकिस्तान के अंदर एक स्पेशल फ्लाइट्स बुक करके लाया गया और यहां से फिर उनको निकाला गया। सो ये ऑन रिकॉर्ड है, ये डेटा ऑन रिकॉर्ड है। जितनी अफगान इंटेलिजेंस के लोग थे उनको ये सारा, और ये सारा कुछ इमरान खान की डायरेक्ट, वो कहते राइट अंडर हिज नोज, उसकी, वो खुद इसको आर्किटेक्ट कर रहा था, खुद इसमें पूरी तरह मुलव्वस था, वो एजेंडा कोऑर्डिनेटर था, और अभी भी है पाकिस्तान की दुश्मन हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज का।
तो हम मुताद तौर पर ये कह सकते हैं कि इन सारी बातों के पीछे अमेरिका या वहां पे लॉबिंग का असर था। जी, अच्छा, आपने बड़ी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यही सजेस्ट करता है। अच्छा, अभी आपने बात की इंडिया की, तो अभी इंडिया के हवाले से मेरा ख्याल है एक वॉशिंगटन पोस्ट की शायद रिपोर्ट है, और जो इंडिया ने कनाडा में किया, जो सिख लीडर को मारा उन्होंने जाके, और इस कनाडा के और इंडिया के ताल्लुकात भी उसके बाद बहुत खराब है। इसी तरह के इल्जामात पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयों पे भी लगते हैं भारत के खिलाफ, कि पाकिस्तान में भी कुछ इस तरह की चीजें हैं। मैं खुद भी उस जगह गया हूँ कनाडा में, मैं जहाँ पे वो निज्जर सिंह को मारा गया, उनके बिल्कुल। मैंने रेफरेंडम भी कवर किए। तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग नफरत है कनाडा के अंदर भारत के खिलाफ, और उसके बाद से भारत बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर भी है। और इस सारी सूरत हाल में, तो इस सारे जो इंटरनेशनल सिनेरियो में भारत की जो सुबकी हुई, खास तौर पे कनाडा में जो उन्होंने कार्रवाई की और फिर पाकिस्तान में भी कर रहे हैं, इसको आलमी तनाजर में कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये इंडिया का अभी आप सिर्फ कनाडा और आप उसको पाकिस्तान के तनाजुर में देखने की बजाय अगर आप इसको लार्जर जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो ये जो 5 आई अलायंस है निज्जर की डेथ के ऊपर, एक एक मुल्क ने तो इन्वेस्टिगेट नहीं किया। हरदीप सिंह निज्जर की डेथ को कैनेडियन इंटेलिजेंस ने इन्वेस्टिगेट किया, अमेरिकन इंटेलिजेंस ने इन्वेस्टिगेट किया, ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस, इवन इंग्लैंड के अंदर अवतार सिंह खांडा की जो डेथ थी उसके ऊपर गार्जियन ने एक आर्टिकल लिखा कि उसकी फैमिली को लगता है कि ये जो डेथ है ये मर्डर है। तो जी। ये इंडिया का जो इन्होंने जो भी एक फैशिस्ट रजीम होती है, वो जब अपनी हद से बढ़ जाती है तो वो अपने आप को ओवर स्ट्रेच कर लेती है। इनको तकब्बुर इतना ज्यादा था कि पूरी दुनिया के अंदर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स और पूरी दुनिया के मुल्कों के अंदर जाके इन्होंने अपना दहशतगर्द नेटवर्क बनाया और अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू इन्होंने वो दहशतगर्दी की। लेकिन हमेशा जितनी भी फैशिस्ट रजीम्स हैं, आप चाहे हिटलर की बात कर लें, चाहे उससे पहले की बात कर लें, मोदी उसी लीग का एक लीडर है। और उसने भी वही किया, अपने आप को ओवर स्ट्रेच किया, दुनिया के अंदर मर्डर्स और असैसिनेशन शुरू की। और जाहिर है इसका एक लैशबैक आता है। और अब जब इनके ऊपर हीट आना शुरू हुई है तो इनके पास वो पॉलिसी नहीं है, इनके पास कोई नैरेटिव नहीं है दुनिया में उसको सस्टेन करने के लिए। तो पूरी दुनिया के अंदर इंडिया की अभी जिल्लत का मौसम चल रहा है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो। ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के अंदर जो जो बातें मोदी के खिलाफ हुई हैं वो भी अभी रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो इंटरनेशनली इस वक्त जो इन्वायरमेंट बन चुका है, जो इंडियन गवर्नमेंट की गलतियां हैं, जो इनका टेररिज्म है, वो वाजे करता है कि इस वक्त जो इंटरनेशनल हवा चल रही है वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान को इन अ पोजीशन ऑफ फेवर ले आती है। बांग्लादेश में देख ले क्या हुआ। तो पाकिस्तान इस वक्त इन अ पोजीशन, एक फेवरेबल पोजीशन में है, और इंडिया के लिए इंटरनेशनली हालात खराब चल रहे हैं, चाहे वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो या चाहे फॉरेन पॉलिसी हो। अभी रिसेंटली कल से एक काफी न्यूज वायरल हो रही है कि पिछले एक हफ्ते से इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका में हैं कि मोदी को वो इनविटेशन लेके दे सकें ओथ टेकिंग का, अभी तक वो इनको नहीं मिला। तो जाहिर है पूरी दुनिया में इनकी जलालत का वो एक चल रहा है, और वो अभी मजीद आगे बढ़ेगा, ज्यादा होगा, कम नहीं अच्छा, होगा। इसको हम देखें अब, जो हम पिछले चंद माह की जो हालात देखें, तो जो पाकिस्तान और पाकिस्तान फौज के खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पे कंपेन चली, अगर हम अमेरिका देखें या बरतानिया देखें, कांग्रेसमैन के साथ जो लॉबिंग हुई या बरतानिया में जो लॉबिंग की गई, उसके पीछे भी बहुत सारे हलके ये सजेस्ट करते हैं कि भारतीय पैसा, असर और रसूख और उनकी जो लॉबिंग फर्म्स के साथ ताल्लुकात है वो भी हैं। यहाँ पे हमने देखा कि बरतानिया में भी कोशिश इन्होंने की, लेकिन कोई भी पाकिस्तानी ओरिजिन का सिर्फ एक एमपी था उस मीटिंग में। मैं उस मीटिंग में भी मौजूद था जो पार्लियामेंट हाउस में हुई, बिल्कुल। 20-21 के करीब लोग थे, लेकिन सिर्फ एक पाकिस्तानी ओरिजिन की एमपी थी। बाकी लोग भी जो थे वो ज्यादातर जो यहाँ के सफेद फार्म या भारतीय निजाद, एक प्रतीक पटेल हैं, वो हम्म। बड़ी एक्टिव थी उस दिन, और मेरे पास वो वीडियोस भी हैं, उस दिन मैं भी था। तो इस सारे जो सिनेरियो में फंडिंग, आपको पता सोशल मीडिया पे फंडिंग कोई आसान काम तो नहीं, बहुत पैसे लगते हैं। तो ये सर्कल अगर हम घुमा के देखें, तो क्या इसमें हमें इंडिया नजर आता है पाकिस्तान के बिल, खिलाफ इस सारे कम? बिल्कुल। ये एक इंडियन रिटायर्ड मेजर है गौरव आर्या, वो अपने आप हम्म। को और सो कॉल्ड वो रॉ का स्पोक्स पर्सन है, अनऑफिशियल। उसका वीडियो क्लिप मौजूद है अजहर भाई। वो अपने मुंह से कह रहा है कि जो डैमेज इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान को किया है, रॉ अगर 70 साल जो गुजरे हैं और 70 साल और भी कोशिश करती तो वो डैमेज ना कर सकते। उसका अपना ये वीडियो क्लिप है।
और उसने अपने सारे ओवरसीज पाकिस्तानी, वो चांकिया डायलॉग के नाम से उसका एक प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ ओवरसीज इंडियंस के लिए है, तो उसने सारे ओवरसीज इंडियंस को उसने खुद ये रिक्वेस्ट की है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरी तरह फाइनेंशियल सपोर्ट दें, इनको पैसे की कमी ना आने दें, ये हमारा काम कर रहे हैं। और इसके अलावा ऑन ग्राउंड भी अगर आप देखें, अगर अमेरिका, जैसे इंग्लैंड का आपने पूरा बताया, आप अमेरिका में अगर चले जाएं तो अभी अमेरिका में ये जो सो कॉल्ड सैंक्शंस अभी पाकिस्तान पे इन्होंने लगाई हैं, उसके पीछे जो लॉबिंग सबसे ज्यादा थी वो आरओ खन्ना ने की थी। और आरओ खन्ना का रॉ के साथ क्या लिंक है और इंडिया के साथ क्या लिंक है और मोदी के साथ क्या लिंक है, वो किसी से ढका छुपा नहीं। अभी भी ये जो पार्लियामेंटेरियंस की या कांग्रेसमैन की जो लिस्ट लेके आते हैं कि इमरान खान के हक में स्टेटमेंट की, उसमें से आपको 50 to 60% इंडियंस नजर आते हैं। सो यस, इंडिया का इसका तो डायरेक्ट लिंक है, इसमें किसी को, ये फैक्चुअल डेटा है, ये एविडेंस, स्पेकुलेशन नहीं है, ये हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स नहीं है, ये फैक्चुअल डेटा मौजूद है। आप निकाल के देख लें कि किस किस कांग्रेसमैन ने या किस किस सेनेटर ने इमरान खान के हक में स्टेटमेंट दिया, आपको 60 to 70% इंडियंस उसमें नजर आएंगे। इसके अलावा मेरे पास खुद भी, मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, जो इंडियन एम्बेसी है यहाँ पे लंदन में, वो बड़ी एक्टिव है पाकिस्तान के खिलाफ, चाहे वो बलोचियों के मुजाहरे हों या कुछ जो नाम निहाद कश्मीरी सेपरेटर जो अलहदगी पसंद है उनके मुजाहरे हों, तो उसमें हमें कुछ लोग नजर आते हैं। और ख़ास तौर पे जो उनकी मुलाकातें हमारे सोर्सेज बताते हैं या इंडियन हाई कमीशन में आना जाना, इनकी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रही है। और ख़ास तौर पे जो रिसेंट पाकिस्तान के हवाले से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर एक बासर हल्का है जो इमरान खान की सपोर्ट कर रहा है, और उसमें जाहिर बात है उनकी जो साबिका एली है जमाइमा जो है वो बड़ा लीडिंग रोल प्ले कर रही है। हम देखते हैं कि एकदम एक ट्वीट आती है जमाइमा की तरफ से, उसे फिर यहाँ पे जो बासर सहाफी हैं, दूसरे लोग हैं, वो भी रीट्वीट करते हैं। तो इसको रोकने के लिए स्टेट ऑफ पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर रही है, क्या करना चाहिए? मुझे तो सॉरी टू से उस हद तक वो चीज नजर नहीं आती यहाँ बैठ के कि जो होनी चाहिए थी इसको काउंटर करने के लिए। ये पाकिस्तान के ऊपर अब दुनिया के जो हालात हैं उस हिसाब से आप पूरी दुनिया के अंदर बहुत शदीद एक हॉकिश डिप्लोमेसी का दौर चल रहा है। पाकिस्तान का उस मामले में एक तो फॉरेन पॉलिसी को रेक्टिफाई करने की इस कॉन्टेक्स्ट में जरूरत है कि हमारे जो फॉरेन ऑफिसेज होते हैं वो नुमाइंदे होते हम सॉरी जो हमारी एम्बेसीज होती हैं वो मुल्क के नुमाइंदे होते हैं, उनको बहुत रॉबस्ट होना चाहिए। नंबर वन, उनको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर और बाकी सारी चीज़ों के अंदर उनको इंगेज करना चाहिए। अगर हम ये मिसाल के तौर पे, अगर हम बहुत आइडियल सिनेरियो में भी देखें तो हमारी जो एम्बेसीज हैं उनका काम है कि वो हर मुल्क के अंदर उनको कम से कम पर्सपेक्टिव तो समझाएं वहाँ के लोगों को, वहाँ की गवर्नमेंट्स को, कि इमरान खान अगर अंदर है तो किस वजह से है, उस पर दहशत गर्दी के कौन कौन से मुकदमात हैं, उसने 9 मई पे क्या किया, वो अपने दौरे हुकूमत में क्या करता रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने वो स्पेस, वो वैक्यूम खाली छोड़ा हुआ है। इसके अलावा हमें, जहां तक आपने ट्वीट्स की बात की है, ट्वीट्स पूरी दुनिया के अंदर, अमेरिका, कनाडा, आप इंग्लैंड की बात कर ले, इंडिया की इवन बात कर ले, अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर भी बहुत स्ट्रिक्ट लॉ मेकिंग है सोशल मीडिया को अकाउंटेबल करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे पॉलिसी सर्कल्स के अंदर सोशल मीडिया की जो लॉ मेकिंग है, मिसाल के तौर पे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, इंडिया में अगर आप एक लोकल थाने के अंदर जाके भी किसी की एक्स की पोस्ट के ऊपर आप कंप्लेन दर्ज करवाएं तो उनका सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म ऐसा है कि सेंटर से वो अकाउंट जो है इंडिया में बैन हो जाता है। कहने का मतलब ये कि कोई ना कोई चेक हर मुल्क ने रखा हुआ है अकाउंटेबिलिटी के ऊपर। अगर आप चेक नहीं रहेगा तो ये अनब्रिडल्ड हॉर्स तबाह कर देगा सब कुछ। सो पाकिस्तान को एक तो अपनी फॉरेन ऑफिस को, अपनी एम्बेसीज को, उसका एक वहां पे एक जो वैक्यूम बना हुआ है उसको फिल अप करने की जरूरत है। और फिर पाकिस्तान के अंदर हमें सोशल मीडिया के ऊपर भी एक अकाउंटेबिलिटी, एक चेक, एक लॉ मेकिंग की बहुत अशद जरूरत है। लेकिन इसमें मुझे ना, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, जो आपने बात की एम्बेसीज के रोल की और फॉरेन ऑफिस, इन्होंने बड़ी कोशिश की है। यहाँ पे जो डॉक्टर मोहम्मद फैसल हैं हाई कमिश्नर, वो भी मुलाकात रेगुलर करते हैं, उनको डोजियर भी दिए उन्होंने। इवन इसहाक डार साहब जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वजीर खारजा, वो अपने जब यहाँ पे आए 2-3 मुलाकातें इनकी हाई ऑफिशियल से हुई हैं। मोहसिन नकवी साहब आए हैं, उन्होंने ऑफिशियल मीटिंग की है। इन्होंने तो पूरी कोशिश की है। इवन जो वो फॉरेन, ये जो इनकी कॉमनवेल्थ की ऑस्ट्रेलिया के करीब एक जो मीटिंग भी हुई जो किंग चार्ल्स ने की, तो उसमें भी उन्होंने समझाने की कोशिश की डेविड लेमी साहब को। लेकिन जो रवैया है वो मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा ही एजेंडा ड्रिवन है, प्रो इंडिविजुअल को उन्होंने बचाने की एक कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इसमें, और दूसरा जो इशू है
ओवरसीज पाकिस्तानीज जो है वो सोशल मीडिया से हुए हैं मुतासिर। बहुत ज्यादा तादाद तो नहीं है, लेकिन वो एक वैक्यूम वो वाला भी है, तो उसके लिए भी स्टेट को कोई कोशिश करनी चाहिए। जी, स्टेट को एंगेज करना चाहिए। रियासत गवर्नमेंट का काम है कि वो इंडिविजुअल्स के साथ एंगेज करे, कौम के साथ एंगेज करे, जहां पे भी हैं आप उनको फैसिलिटेट करें, उनके साथ आपकी एक देखें, दुश्मन ने अपना काम करना ही करना है। जो इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ आलमी साजिशें बुनी जा रही हैं, उसके जो मुहर्रकात हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जो पॉन्स हैं, उन्होंने अपना काम करना ही करना है। रियासत ने, हुकूमत ने और पाकिस्तानियों ने भी अपना काम करना ही करना है। उनका काम है पाकिस्तान पे अटैक करना, जो पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं। रियासत और हुकूमत का काम है पाकिस्तान को हर महाज पे डिफेंड करना। आपने अवाम के साथ भी इंटरेक्ट करना है, फॉरेन पाकिस्तानी जितने एक्सपेट्रिएट्स मौजूद हैं उनके साथ भी आपने इंगेज करना है, आपने उनको भी अपना नैरेटिव, अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाना है, और आपने दुनिया की हुकूमतों को भी समझाना है। उसके बाद भी अगर सोशल मीडिया के ऊपर आपके खिलाफ कैंपेन चलती है, तो उसको रोकने का तरीकेकार आपकी सोशल मीडिया की अकाउंटेबिलिटी है। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, टाइम हमारे पास शॉर्ट था। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम आपसे दोबारा आएंगे और इन इश्यूज पे बात करें। नाजरीन, आलमी सतह पर पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना, और इन चैलेंजेस से निपटने के लिए जो ओवरसीज पाकिस्तानी है 1 करोड़ के करीब, उनकी मदद की जरूरत है। उनको पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा। जो इंडिविजुअल्स हैं वो आते जाते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कायम रहना। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को पहले रखा जाए, यानी पाकिस्तान फर्स्ट, और बाकी लोग सेकंड आने चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपसे बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।